देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 अभी हुई थी, उसके कुछ प्रश्न हैं। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम नहीं बता रहे हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव के बाद प्रश्न नंबर 6 से जो प्रश्न बने हैं उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें। देखिए कैसे करना है इनको। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 4 5 6 7, हमें एक फलन दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6। हमें बताना है ए से बी पर एक फलन है, हमें दिखाना है कि यह क्या है, एकाएकी है। एकाएकी फलन क्या होते हैं कि सेट ए के सभी अवयव का दूसरा सेट जिससे हम संबंध निकाल रहे हैं उसका अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। देखिए यहाँ फलन में 1 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है, 2 का बन रहा है 5 और 3 का बन रहा है 6। मतलब सभी के अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहे हैं। अद्वितीय का मतलब होता है कि सभी अवयव का केवल एक प्रतिबिंब बने, कोई दूसरा न बने। इसको हम तीर आरेख से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में अवयव हैं 1 2 3, इसमें अवयव हैं 4 5 6 7। एक का संबंध है 4 से, 2 का संबंध है 5 से और 3 का संबंध है 6। ये आप तीर आरेख बनाएंगे और हम देख रहे हैं कि इसके सभी अवयव के प्रतिबिंब बन रहे हैं, कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है और सभी अवयव का केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो एकाएकी फलन की परिभाषा यही होती है कि जो सेट ए के जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब सेट बी में बनना चाहिए। यहाँ लिखेंगे क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी पर है, अतः यफ एकाएकी। तो आपको इतना लिखना पड़ता कि समुच्चय ए के सभी अवयव का अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में बन रहा है, अतः यह क्या है, एकाएकी है। इसी के अथवा में आया था कि तुच्छ संबंध को परिभाषित करना था। देखिए तुच्छ संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें दिए गए समुच्चय के प्रत्येक युग्म उपस्थित हो उसे तुच्छ संबंध कहते हैं। तुच्छ संबंध कहते हैं। गणितीय रूप में यदि हम मान लें कि एक कोई समुच्चय है तो उसका संबंध जो R होता है वह उप समुच्चय होगा किसका, A क्रॉस A। मतलब एक हमारे पास समुच्चय है A है, उसका A क्रॉस A निकालेंगे तो उसके सभी अवयव इस R के अंदर होने चाहिए। तो ऐसा संबंध जिसमें दिए गए संबंध के प्रत्येक युग्म जिसमें भी इसमें युग्म बनेंगे सभी R में होने चाहिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं। देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। इसमें ए का मान ये दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। हमें ये दिखाना है कि ए डैश बराबर आई। देखिए हम पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या होता है, इसका परिवर्ताव्यूह, इसका हम पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, एक पंक्ति में है तो हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, स्तंभ में हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा cos अल्फा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। ए डैश का मान अभी निकाले हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये दिया हुआ है साइन अल्फा cos अल्फा। फिर है ए का मान हमें प्रश्न में दिया है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इनका गुणा करना है हमें। गुणा करने पे पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं। पहले ये पंक्ति है, cos का गुणा cos में होगा तो cos स्क्वायर अल्फा
फिर साइन का इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे, दूसरे स्तंभ में तो कास का साइन में होगा तो कास अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस इसका करेंगे माइनस आएगा साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणन इस स्तंभ में करेंगे तो साइन अल्फा कास अल्फा, और फिर माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब इसमें करेंगे इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, साइन का साइन में होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कास का कास में गुणा होगा तो कास स्क्वायर अल्फा। तो किसका मान होता है सर्वसमीकरण से 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 0 1 सॉरी 1 0 यहाँ से 0 आएगा, इसका मान 1 होता है और ये पूरा मान I के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब ऐसे इस प्रश्न में आते हैं, इसमें हमें x प्लस वाई का मान दिया हुआ है और x माइनस वाई का मान दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम सीधे रूप से कर सकते हैं। यदि इसको हम मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2, दोनों को जोड़ दें तो समीकरण 1 धन 2, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, दोनों x जुड़ के हो जाएगा 2x, यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8, संगत अवयव जुड़ते हैं, पहला अवयव पहला से, दूसरा अवयव जुड़ेगा दूसरे से, 2 और 6 8, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 9 में माइनस 1 घटेगा तो 8। हमें x का मान चाहिए तो 2 से भाग हो जाएगा सब में तो 4 0 0 4, ये x का मान आएगा। इसी प्रकार यदि हम इन दोनों को घटा दें समीकरण 1 माइनस 2, जब घटाएंगे तो ये x वाला कट जाएगा और ये y वाले जुड़ जाएंगे तो y जुड़ के हो जाएगा 2y। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से घटेगा 5 में 3 घटेगा तो 2 में 6 घटेगा तो -4, फिर 0 में 0 घटेगा तो 0 और 9 ये प्लस हो जाएगा, 9 और 1 10। जब y का मान निकालेंगे, y का मान ये आएगा, 2 से भाग हो जाएगा सब में तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 पंचे 10। ये हमारा आंसर हो। तो ये सवाल इजी थे, ये आप लोग कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, इसमें दिया हुआ है कि fx बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संतत है। तो ऐसे सवाल में हमें कोई संतत में क्या होता है, हमें कोई बिंदु दिया रहता है, यहाँ पर कोई बिंदु पता नहीं, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम दो फलनों के रूप में कर सकते हैं। हम मान लेंगे, माना gx बराबर है, पहला फलन हम मान लेंगे cos x और hx ये है, इसको हम मान लेंगे क्या x स्क्वायर। यहाँ पास लिखेंगे हम जानते हैं क्या होता है cos x और x स्क्वायर, ये बहुपदी फलन है और ये त्रिकोणमिति फलन है। बहुपदी फलन और त्रिकोणमिति फलन हमेशा संतत होते हैं। यहाँ लिखेंगे cos x तथा x स्क्वायर दोनों संतत फलन है। तो इनकी एक प्रमेय होती है, जब दो फलन संतत होते हैं h ऑफ gx, या इसको हम बोलते हैं संयोजन, इनका संयोजन दोनों को मिला के जब कोई फलन बनता है, इनका संयोजन h ऑफ gx भी क्या होगा, संतत हो। बस इसको इतना ही करना है। हमें इस रूप में दो फलन बना लेना है, cos x को मान लेना है gx, इसको मान लेना है x स्क्वायर, इन दोनों का गुणनफल, इनको मिला के लिखा गया है, तो इनका संयोजन क्या होगा, cos x स्क्वायर होगा। ये दोनों फलन क्या हैं, ये बहुपदी फलन है और ये त्रिकोणमिति फलन। प्रमेय इसकी बनी हुई है कि यदि बहुपदी फलन हो
त्रिकोणमितीय फलन हो तो वो हमेशा संतत होते हैं। तो इनका जो संयोजन होगा, इनको मिला के जब लिखेंगे तो भी वही भी क्या होगा, संतत होगा। इसमें आते हैं, इसमें दिया हुआ है ax + by² बराबर cos y। तो इसको हम dy/dx निकालना है, तो लिखेंगे y के सापेक्ष, या सॉरी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे तो एक ये हो जाएगा 1, यहाँ से केवल a आएगा। यहाँ से करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 2y और b, लेकिन चूंकि ये y का फलन है, हम x से सापेक्ष कर रहे हैं, ये dy/dx। ऐसे यहाँ भी y का फलन है तो इसका हो जाएगा -sin y और dy/dx। अब ये dy/dx को एक साथ कर लीजिए तो 2yb dy/dx, ये इधर आके प्लस sin y dy/dx, एक उधर भेजेंगे तो माइनस dy/dx आ जाएगा कॉमन। यहाँ हो जाएगा 2yb + sin y बराबर -a। तो हम dy/dx यहाँ से निकाल सकते हैं, -a/2yb + sin y। ये आप देखिए प्रश्न नंबर 9 है, एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से यहाँ प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब यहाँ परिवर्तन दिया हुआ, अवकलन यहाँ पर समझ जाना है कि इसका अवकलन दिया हुआ है, किसका, कोर के साथ, घन की कोर का दर से बढ़ रही है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। लिखेंगे माना घन की कोर मान लेना है, मान लीजिए कि a सेंटीमीटर है। घन का आयतन होता है, हमें दिया हुआ घन की कोर इतने दर से बढ़ रही है, मतलब हमें dA/dt दिया हुआ है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और जब कोर की लंबाई a का मान भी हमें दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन होता है, हमें आयतन में परिवर्तन निकालना है, तो घन का आयतन v बराबर होता है a³। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में। अब इसका अवकलन कर देना है t के सापेक्ष, क्योंकि परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, तो t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, ये बन जाएगा आपका इसका dv/dt। a³ पहला अवकलन तो हो जाएगा इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a²। क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ चर a है, यहाँ होगा dA/dt, ये हो जाएगा 3a का मान हमें पता है 8 का स्क्वायर, dA/dt भी हमें पता है 5, बस इसको हल कर लेना है, 3×5 = 15 × 8 = 64, हो जाएगा 15 × 4 = 60 के 0 हाजिर 6, 15 × 6 = 90, 6 = 96। ये आयतन है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर³ पर सेकंड, यूनिट आप ध्यान रखिएगा, आयतन है, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ क्यूब रहेगा, और क्योंकि हम समय के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ सेकंड रहेगा। अब इसी का अथवा है, अथवा में क्या दिया हुआ है कि कोई उत्पाद है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में दी हुई है। ये समीकरण एक दिया हुआ है, ये आय का समीकरण है और हमें सीमांत आय ज्ञात करना है। जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं तो हम इसका एक बार अवकलन करेंगे, यहाँ हो जाएगा dr/dx, x के सापेक्ष करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 6x + 6, इसका अवकलन ये हो जाएगा। हमें एक बिंदु दिया हुआ है x = 5, x = 5 पर सीमांत आय, ये हो जाएगा dr/dx, यहाँ लिख देना है x = 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 लिख देंगे, तो 6 × 5 + 6, ये हो जाएगा 6×5 = 30 + 6, ये हो जाएगा 36। चूंकि लिखा हुआ रुपयों में है तो 36 रुपये होगा। यह देखिए, ये सवाल है प्रश्न नंबर 10,
इसमें क्या करना है, इस समाकलन का हमें मान निकालना है। तो जब भी देखिए रूट एक्स कभी मिले तो हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा इसी को टी मानेंगे। माना अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी। इसका एक अवकलन डायरेक्ट होता है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। हमें 1/2 अंडर रूट एक्स चाहिए, 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स का मान 2 को उधर ला देंगे, 2 डी टी। अब ये जो मान है निकल चुका है, ये इसका मान, ये डी एक्स और ये 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका जो मान होगा हम डायरेक्ट रख सकते हैं क्या, 2 डी टी। यहाँ पास हो जाएगा समाकलन, ये 2 आ जाएगा बाहर, कास लिखा रहेगा, अंडर रूट एक्स यहाँ क्या लिख देंगे टी, ये हो जाएगा डी टी। 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, इस पूरे की जगह हम लिख दिए हैं 2 डी टी। 2 आ जाएगा बाहर, डी टी ये है, और इसको रूट एक्स को हम लिख सकते हैं टी, तो कास टी। इसका हमें डायरेक्ट समाकलन पता है, 2 कास टी का समाकलन होता है साइन टी प्लस ये हमारा होगा n। इस वाले में आते हैं, इसमें भी समाकलन करना है, केवल फलन एक है। जब एक फलन दिया हो तो हम एक फलन को एक अपने से मान लेते हैं। अब यहाँ लगेगा फार्मूला खंडसा समाकलन का, तो खंडसा समाकलन से इसको हम पहला फलन मानेंगे और इसको दूसरा। लॉग एक्स को पहला फलन मानेंगे और इसे दूसरा फलन मानेंगे। सूत्र होता है, पहले फलन को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन हो जाएगा x, तो बीच में माइनस लगता है, तो समाकलन का चिन्ह, फिर पहले फलन के अवकल गुणांक, तो dy बाई डी एक्स लॉग एक्स, और फिर दूसरे का समाकलन हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, इस पूरे का होल समाकलन। ये खंडसा समाकलन का सूत्र होता है। पहले फलन को छोड़ देते हैं, दूसरे का समाकलन करेंगे तो x, फिर समाकलन का चिन्ह लगेगा, फिर पहले फलन का अवकल गुणांक करेंगे, फिर दूसरे के समाकलन करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का समाकलन करेंगे। यहाँ से हो जाएगा x log x माइनस, यहाँ से समाकलन का चिन्ह, इसका अवकलन होता है 1/x और x एक का समाकलन होता है x और dx, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा x log x माइनस एक का समाकलन x से होता है, अब प्लस c, x आ जाएगा दोनों से कॉमन, ये हो जाएगा log x माइनस a प्लस ये आपका। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, इसमें साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 2 cos इनवर्स x। ऐसे सवाल में हमें cos इनवर्स सिद्ध करना है, ज़्यादातर हम इसी x को cos से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो मान लेंगे हम x बराबर cos थीटा, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, ये है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ cos थीटा रखेंगे, साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा